हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्योग्राफी बाय एमसीक्यू में। और आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं क्लास 11th की बुक है प्रायोगिक भूगोल। ठीक है, इस जो ये बुक है इससे जो टॉपिक अपने सिलेबस से हैं जिनसे क्वेश्चन बन सकते हैं उनसे क्वेश्चन बनाने की कोशिश की है। और इससे पहले भी एक प्रैक्टिकल ज्योग्राफी का एक वीडियो आया था जो भी क्लास 11th में जो वो भी क्लास 11th की बुक से ही था। ठीक है, तो इस वीडियो में कुछ क्वेश्चन 3-4 क्वेश्चन क्लास 11th की बुक के हैं और बाकी के 7-8 क्वेश्चन जो है क्लास 12th की बुक से रहने वाले हैं। और इसी के साथ में जो प्रैक्टिकल ज्योग्राफी है अपनी उसके जो क्लास 11-12th की बुक है जिनसे अपने सिलेबस में टॉपिक हैं वो सारे के सारे इससे कवर हो जाएंगे। ठीक है, और फिर भी कुछ बचता है तो आप मतलब इन दोनों बुक से देख सकते हैं। इसी के साथ में अपने क्लास 11th की दोनों बुक कंप्लीट हो चुके हैं, उनके वीडियो आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। और साथ ही साथ अपने जो क्लास 12th की बुक है मानव भूगोल के मूल सिद्धांत वो भी कंप्लीट हो चुकी है। उसका एक वीडियो और आएगा, उसके कुछ क्वेश्चंस मतलब कुछ टॉपिक बच गए थे जिन पे क्वेश्चन बनाने थे, उसका एक वीडियो और है। उसके बाद में सिर्फ अपनी 12th क्लास की एक ही बुक बचेगी। ठीक है, उसके भी मैं 2-3 वीडियो बनाकर जल्दी से कंप्लीट कराने की कोशिश करूँगी। तो आपको ये वीडियो पसंद आते हैं और क्वेश्चंस अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। इन सब की पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी और टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, एक मानक अक्षांश वाले साधारण शंकु प्रक्षेप की मुख्य पहचान बताते हुए इसके गुणों एवं सीमाओं का संक्षिप्त विवरण दीजिए। देखो यहाँ पे मैंने डायग्राम नहीं बनाया है, एनसीईआरटी में डायग्राम बनाया हुआ है, आप वो देख लेना और वो एग्जाम में भी बनाकर आना है। ठीक है, एक मानक अक्षांश शंकु प्रक्षेप की प्रमुख पहचान यह है कि इसमें अक्षांश रेखाएं संकेंद्री चाप के रूप में होती हैं और देशांतर रेखाएं सीधी रेखाओं के रूप में शीर्ष पर मिलती हैं। ठीक है, ये हो गया एक मानक अक्षांश। क्या होता है एक मानक अक्षांश में कि एक मानक अक्षांश शंकु प्रक्षेप की पहचान क्या है कि अक्षांश रेखाएं क्या हैं, संकेंद्रीय चाप के रूप में होती हैं और देशांतर रेखाएं कैसी होती हैं, सीधी होती हैं। ठीक है, ये देशांतर रेखाएं हैं, ये सीधी होती हैं ऐसे। ठीक है, इस पेन से सही से बनाया भी नहीं जाता डायग्राम, आप देख लेना। और ये होती हैं चाप के रूप में अक्षांश रेखाएं। ठीक है, मुख्य विशेषताएं या इसके गुण क्या हैं। शुद्धता, इस प्रक्षेप में प्रधान अक्षांश स्टैंडर्ड पैरेलल और सभी देशांतर रेखाओं पर मापनी पूरी तरह शुद्ध होती है। ठीक है, तो इसकी शुद्धता क्या है कि जो प्रधान अक्षांश रेखा है उस पर मापनी शुद्ध होती है और जो सभी देशांत, देखो जैसे ये 45 डिग्री अक्षांश रेखा है। ठीक है, तो इस पे मापनी शुद्ध रहेगी, लेकिन जो ध्रुवों की तरफ और या जो भूमध्य रेखा की तरफ अक्षांश है उन पर मापनी अशुद्ध होती है, लेकिन जो सभी देशांतर रेखाएं हैं उन पर मापनी शुद्ध होती है। उपयोगिता क्या है, प्रधान अक्षांश के आसपास के सक्रिय क्षेत्रों का आकृति और क्षेत्रफल काफी हद तक शुद्ध होता है। यह मध्य अक्षांशों में स्थित कम विस्तार वाले क्षेत्रों के मानचित्रण के लिए सर्वोत्तम सर्वोत्तम है। तो इसकी उपयोगिता क्या है कि जैसे ये 45 डिग्री है तो इस अक्षांश के सहारे सारे जो देश ऐसे लंबाई में मतलब पूर्व से पश्चिम में फैले हुए हैं, मतलब एक सक्रिय पट्टी के रूप में फैले हुए हैं, उन राज्य उन देशों के लिए जो है यह जो एक मानक अक्षांश है उनके लिए ज़्यादा उपयोगी है। ठीक है, दोष या सीमाएं क्या है, इस प्रक्षेप के माध्यम से संपूर्ण विश्व का मानचित्र एक साथ नहीं बनाया जा सकता, इसका ये एक दोष हो जाएगा। यह केवल एक ही गोलार्ध के लिए उपयुक्त है। दूसरा है, प्रधान अक्षांश से दूर जाने पर मापनी शुद्ध होती है, प्रधान अक्षांश से दूर जाने पर मापनी अशुद्ध हो जाती है, जिससे ध्रुवों और भूमध्य रेखा के पास विकृति बढ़ती है। यह हमने डायग्राम में देखा था कि जो प्रधान जो मानक अक्षांश है उसी पे मापनी शुद्ध होती है। जैसे जैसे हम ध्रुवों की तरफ या अक्षांश रेखा की तरफ जाते हैं तो मापनी अशुद्ध होती जाती है। ठीक है, तो ये वाला टॉपिक अपने सिलेबस में दिया हुआ था। ठीक है, तो इससे जैसा क्वेश्चन बन सकता था मैंने बनाने की कोशिश की है, बाकी आप और देख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मर्केटर प्रक्षेप की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन करते हुए इसके व्यावहारिक उपयोग पर प्रकाश डालिए। तो मर्केटर प्रक्षेप का अपने जो 11th-12th की बुक है उसमें नहीं दे रखा है, ये मैंने किसी और बुक से बनाया है। ठीक है, तो मर्केटर प्रक्षेप जिसे बेलनाकार यथाकृति प्रक्षेप भी कहते हैं, इसका निर्माण सन 1959 में गिराडस मर्केटर के द्वारा किया गया था।
यह अपनी शुद्ध दिशा और सही आकृति प्रदर्शन के लिए प्रसिद्ध है। तो ये तो ये बेलनाकार यथाकृति प्रक्षेप है। इसका क्या है कि इसकी दिशा शुद्ध होती है और आकृति भी शुद्ध होती है। मुख्य विशेषता में क्या लिखेंगे? मापने की शुद्धता। इस प्रक्षेप में केवल भूमध्य रेखा पर ही मापनी पूर्णतः शुद्ध होती है। ध्रुवों की ओर जाने पर अक्षांश और देशांतर दोनों के सहारे मापनी में समान अनुपात में वृद्धि होती है। नेक्स्ट पॉइंट इसमें डालेंगे एक दिश नौपथ रंब लाइन। ठीक है। मर्केटर चार्ट पर किन्हीं दो स्थानों को मिलाने वाली सीधी सरल रेखा को एक दिश नौपथ या लैक्सोडर्म कहा जाता है। यह रेखा सभी देशांतरों को एक ही कोण पर काटती है, जिससे दिशा का सही ज्ञान होता है। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट इसमें डालेंगे वृत्त वर्त ग्रेट सर्किल। इस प्रक्षेप पर वृत्तों की आकृति वक्राकार होती है, जो गोलार्ध के अनुसार ध्रुवों की ओर झुके हुए रहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इसमें डालेंगे इसका व्यावहारिक उपयोग क्या है। शुद्ध दिशा प्रक्षेप होने के कारण इसका सर्वाधिक उपयोग नौ संचलन में किया जाता है। इसके अतिरिक्त पवनों की दिशा, महासागरीय जल धाराओं को मानचित्र पर प्रदर्शित करने के लिए भी इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है। ये हो गया मर्केटर प्रक्षेप। तो इससे अपने जो MCQ आएंगे उसमें से इसमें से भी क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है। मर्केटर प्रक्षेप बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। जहाँ भी ये सिलेबस में होता है उस एग्ज़ाम में इससे क्वेश्चन पूछा जाता है, इसलिए आपको इसको अच्छे से देख लेना है। ठीक है। और इसके जो डायग्राम है वो भी आपको साथ में बनाने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्थलाकृतिक मानचित्रों की किन्हीं 3 विशेषताओं का संक्षिप्त विवरण दीजिए। तो सबसे पहले हम स्थलाकृतिक मानचित्रों के बारे में लिखेंगे कि स्थलाकृतिक मानचित्र टॉपोशीट बड़े पैमाने पर बनाए गए मानचित्र हैं। तो स्थलाकृतिक मानचित्र किस पे बनाए जाते हैं? बड़े पैमाने पर बनाए जाते हैं, जो किसी क्षेत्र की प्राकृतिक और सांस्कृतिक विशेषताओं को विस्तार से दर्शाते हैं। इनकी मुख्य विशेषताएं निम्नलिखित हैं। पहली विशेषता क्या है? समुच्च रेखाएं। दूसरी है रूढ़ चिन्ह। तीसरी है निश्चित पैमाना। ठीक है। ये इसके 3 प्रमुख विशेषताएं हैं। पहली विशेषता हम देखेंगे समुच्च रेखाएं। धरातल की ऊंचाई और ढाल को दिखाने के लिए भूरे रंग की समुच्च रेखाओं का प्रयोग किया जाता है। पास पास स्थित रेखाएं तीव्र ढाल और दूर स्थित रेखाएं मंद ढाल को प्रदर्शित करती हैं। फिर देखेंगे रूढ़ चिन्ह। रूढ़ चिन्ह में क्या है? मानवीय और प्राकृतिक लक्षणों जैसे मंदिर, सड़क, नदी, वन को प्रदर्शित करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर स्वीकृत विशिष्ट प्रतीकों और रंगों का उपयोग किया जाता है। ठीक है। थर्ड पॉइंट इसमें डालेंगे निश्चित पैमाना। ये मानचित्र एक निश्चित मापक जैसे 1:50,000 पर आधारित होते हैं, जिससे धरातल की वास्तविक दूरियों का सटीक मापन संभव होता है। ये इसका थर्ड पॉइंट लिख देंगे। फिर निष्कर्ष में क्या लिखेंगे? निष्कर्ष शब्द वहाँ पर नहीं डालना है हमें। ठीक है। ये मानचित्र क्षेत्रीय नियोजन, सैन्य संचालन और भौगोलिक सर्वेक्षण के लिए आधार का कार्य करते हैं। ठीक है। तो इस तरह का क्वेश्चन आता है तो हमें क्या लिखना है? ये पॉइंट इसमें डालने हैं। ठीक है। तो इसी के साथ जो अपनी 11th क्लास की बुक है प्रैक्टिकल वाली, उससे जो टॉपिक थे उनके क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। और अब हम देखेंगे जो क्लास 12th की बुक है उसके जो टॉपिक हैं उनसे क्वेश्चन किस टाइप के बनते हैं। क्लास 12th की बुक का पहला क्वेश्चन है कि स्थानिक आंकड़े क्या हैं? बिंदु रेखा और क्षेत्र आंकड़ों के बीच अंतर स्पष्ट करते हुए स्थानिक सूचना प्रौद्योगिकी में इनके महत्व पर प्रकाश डालिए। तो आंसर में क्या लिखेंगे? स्थानिक आंकड़े वे आंकड़े होते हैं जो पृथ्वी की सतह पर किसी वस्तु या घटना की भौगोलिक स्थिति और उसकी विशेषताओं को दर्शाते हैं। सेकंड पॉइंट इसमें डालेंगे कि भौगोलिक सूचना तंत्र GIS में इन आंकड़ों का उपयोग मानचित्रण और विश्लेषण के लिए किया जाता है। फिर है स्थानिक आंकड़ों को मुख्य रूप से 3 श्रेणियों में विभाजित किया जाता है। पहला है बिंदु आंकड़े, दूसरा है रेखा आंकड़े और तीसरा है क्षेत्र बहुभुज आंकड़े। पहला हम देखेंगे बिंदु आंकड़े, पॉइंट डाटा। यह उन विशेषताओं को दर्शाता है जिनका अपना कोई क्षेत्रफल नहीं होता है, जैसे कोई कुआं, मंदिर या शहर की स्थिति। इसे X और Y निर्देशांकों के द्वारा दर्शाया जाता है।
सेकंड पॉइंट इसमें डालेंगे रेखा आंकड़े, लाइन डाटा। यह रेखीय विशेषताओं को दर्शाते हैं जिनकी लंबाई तो होती है पर चौड़ाई नगण्य होती है, जैसे नदियाँ, सड़कें, रेलवे लाइन आदि। यह बिंदुओं की एक श्रृंखला से बनते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हम डालेंगे क्षेत्र बहुभुज आंकड़े, एरिया पॉलीगॉन डाटा। यह बंद आकृतियों को दर्शाता है जो एक विशिष्ट क्षेत्रफल घेरती हैं, जैसे कोई झील, प्रशासनिक खंड, जिला या राज्य, या भूमि का उपयोग का प्रकार, या भूमि उपयोग का प्रकार। ठीक है, ये इसमें दर्शाया जाता है क्षेत्र आंकड़े में। निष्कर्ष में क्या लिखेंगे कि बिंदु, रेखा और क्षेत्र स्थानिक आंकड़ों के आधारभूत स्तंभ हैं। इनके सटीक संयोजन से ही डिजिटल मानचित्र तैयार होते हैं जो आधुनिक समय में आपदा प्रबंधन, नगरीय नियोजन और संसाधन प्रबंधन में अत्यंत सहायक सिद्ध होते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सुदूर संवेदन, रिमोट सेंसिंग से आप क्या समझते हैं? इसकी प्रक्रिया के प्रमुख चरणों का संक्षेप में वर्णन कीजिए। तो इसमें क्या लिखेंगे? सबसे पहले रिमोट सेंसिंग के बारे में लिखेंगे कि सुदूर संवेदन वह विज्ञान और कला है जिसके माध्यम से किसी वस्तु या घटना के भौतिक संपर्क में आए बिना दूर स्थित सेंसर की सहायता से उनके बारे में जानकारी प्राप्त की जाती है। इसका डायग्राम आप बनाकर आना, एनसीईआरटी में दिया हुआ है। ठीक है, एक बार उसको जाके अच्छे से देख लेना। इसकी प्रक्रिया निम्नलिखित चरणों में संपन्न होती है। पहला चरण क्या होगा? ऊर्जा का स्रोत। तो सूर्य का प्रकाश या कृत्रिम प्रकाश जैसे रडार काम करता है सूर्य के प्रकाश में। ठीक है, तो ऊर्जा का स्रोत क्या हो जाएगा इसमें? सूर्य। सेकंड जो चरण है उसमें लिखेंगे ऊर्जा का संचरण। किस माध्यम से होता है ऊर्जा का संचरण? कि वायुमंडल के माध्यम से तरंगों का प्रेषण होता है। थर्ड जो चरण है वो हो जाएगा धरातल के साथ अन्योन्य क्रिया, कि ऊर्जा का प्रावर्तन या उत्सर्जन। फोर्थ पॉइंट इसमें डालेंगे सेंसर के द्वारा पंजीकरण। उपग्रह या वायुयान में लगे सेंसर द्वारा डेटा रिकॉर्ड किया जाता है। नेक्स्ट चरण, इसका लास्ट चरण होगा डेटा उत्पाद, कि डिजिटल या फोटो के रूप में आंकड़े प्राप्त करना। सुदूर संवेदन ये हो जाएगा इसमें डेटा उत्पाद में, कि डिजिटल या फोटो के रूप में आंकड़े प्राप्त करना। फिर लास्ट में निष्कर्ष के रूप में लिख देंगे कि सुदूर संवेदन आधुनिक भूगोल में धरातलीय परिवर्तनों की निगरानी और संसाधन मानचित्रण के लिए एक अपरिहार्य तकनीकी बन गई है। ठीक है, तो ये वाला क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, इसको देख लेना कि सुदूर संवेदन क्या है और इसके प्रमुख चरण कौन कौन से हैं। पहला आ जाएगा ऊर्जा का स्रोत। ऊर्जा का स्रोत आ जाता है सूर्य। ठीक है, फिर उसके बाद में आ जाएगा ऊर्जा का संचरण। तो ऊर्जा का संचरण कैसे होता है? वायुमंडल में तरंगों के द्वारा होता है। फिर है धरातल के साथ अन्योन्य क्रिया। फिर धरातल के साथ जो तरंगे आ रही हैं उनकी अन्योन्य क्रिया। फिर है सेंसर के द्वारा पंजीकरण। ठीक है, फिर जो डाटा उपग्रह लगे होते हैं उनके द्वारा इनको यहाँ से जो है मतलब कैच किया जाता है। फिर उसके बाद में क्या, जो इस उपग्रह को डाटा प्राप्त होते हैं उन्हीं के आधार पर जो है धरातलीय जो भी क्षेत्र हैं उनका मानचित्रण किया जाता है। तो इस तरीके से कुछ डायग्राम दिया हुआ है एनसीईआरटी में, आप उसको भी देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है भौगोलिक सूचना तंत्र जीआईएस के प्रमुख घटकों का वर्णन करते हुए उनके महत्व को स्पष्ट कीजिए। तो सबसे पहले हम लिखेंगे जीआईएस के बारे में कि भौगोलिक सूचना तंत्र एक कंप्यूटर आधारित प्रणाली है जो स्थानिक आंकड़ों के संग्रहण, भंडारण, विश्लेषण और प्रदर्शन के लिए उपयोग की जाती है। इसके 4 प्रमुख घटक हैं। पहला है हार्डवेयर, दूसरा है सॉफ्टवेयर, तीसरा है आंकड़े डाटा और चौथा है उपयोगकर्ता यानी पीपल। ठीक है, तो सबसे पहले क्या देखेंगे इसमें कि हार्डवेयर। ठीक है, 4 प्रमुख घटक में पहला देखेंगे हार्डवेयर। कंप्यूटर, स्कैनर, प्रिंटर और डिजिटाइजर ये हो जाएंगे हार्डवेयर में। तीसरा है, इसका भी एक मतलब कुछ फ्लो चार्ट जैसा कुछ बना के दिया हुआ है एनसीईआरटी में, वह उसको भी आप एक बार देख लेना। ठीक है, सॉफ्टवेयर में लिखेंगे डाटा विश्लेषण के लिए विशेष प्रोग्राम जैसे QGIS, ARCGIS। ठीक है, फिर है आंकड़ा डाटा, स्थानिक स्थान आधारित और गैर स्थानिक गुण आधारित डाटा। ठीक है, फिर है उपयोगकर्ता पीपल यानी जो लोग होते हैं।
जो व्यक्ति योजना और विश्लेषण का कार्य करते हैं वो इसमें आ जाएंगे उपयोगकर्ता में। फिर हम निष्कर्ष के रूप में क्या लिख देंगे कि जीआईएस के माध्यम से जटिल भौगोलिक समस्याओं का समाधान और सटीक निर्णय प्रक्रिया संभव हो पाती है, जो नगरीय नियोजन और आपदा प्रबंधन में अत्यंत आवश्यक है। ठीक है, तो ये वाला क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है स्थानिक आंकड़ा प्रारूप के अंतर्गत चित्ररेखा, रेस्टर और सदिश वेक्टर डेटा मॉडल के बीच अंतर स्पष्ट कीजिए। ये वाला भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे जो आरपीएससी का एग्ज़ाम होता है और बाकी कोई एग्ज़ाम होते हैं उनमें भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, स्थानिक आंकड़ा प्रारूप को प्रदर्शन दो प्रमुख फॉर्मेट में किया जाता है। पहला है चित्ररेखा आंकड़ा प्रारूप, दूसरा है सदिश आंकड़ा प्रारूप। तो चित्ररेखा आंकड़ा प्रारूप देखो, इनको ना पॉइंटों के रूप में लिखना है। यहाँ जगह नहीं होती पीपीटी में कि मतलब इनको मैं ऐसे एरो लगा के पॉइंटों में लिख पाऊँ, इसलिए मैंने इसको पैरा में लिखा है। ठीक है, आप इसको एग्जाम में लिखो तो ऐसे पॉइंट डालकर लिखना है। जैसे इसमें पहला पॉइंट हो जाएगा कि इसमें आंकड़े वर्गों के जाल ग्रिड के रूप में होते हैं, जैसे ग्राफ पेपर। सेकंड पॉइंट इसमें एरो लगा के डालेंगे कि प्रत्येक सेल को एक स्थान और उनके गुण के आधार पर मूल्य दिया जाता है। तीसरा पॉइंट करके लिखेंगे कि पंक्तियों और स्तंभों के निर्देशांकों से पिक्सल की पहचान होती है। थर्ड पॉइंट इसमें डालेंगे कि इसके प्रमुख गुणों में उच्च कोटि की स्मृति मेमोरी की आवश्यकता होती है, लेकिन सेल के खुरदरेपन के कारण छोटे लक्षण छूट जाते हैं और अशुद्धियाँ आने की संभावना रहती है। ये लिखेंगे हम इसके चित्ररेखण आंकड़ा प्रारूप में। ठीक है, तो इनकी क्या क्या विशेषताएं हैं, क्या क्या गुण हैं, एक बार ये बुक से भी देख लेना, क्योंकि इससे जो अपने एमसीक्यू आएंगे उनसे भी क्वेश्चन बनने की संभावना रहती है। सदिश वेक्टर आंकड़ा प्रारूप में क्या लिखेंगे कि इसका फर्स्ट पॉइंट डालेंगे कि यह पृथ्वी के वास्तविक बिंदुओं का प्रयोग करता है, जहां रेखाओं और क्षेत्रों का निर्माण बिंदुओं के अनुक्रम द्वारा होता है। यह नेक्स्ट पॉइंट डालेंगे, यह सांस्कृतिक लक्षणों को दर्शाने के लिए अधिक उपयोगी होता है और इसमें कम स्मृति की आवश्यकता होती है। जैसे जो रेखा चित्र था उसमें ज़्यादा स्मृति की, उच्च कोटि की स्मृति की आवश्यकता होती है, लेकिन सदिश में क्या होता है, इसमें कम स्मृति की आवश्यकता होती है। देखो इन दोनों को आप ऐसे भी लगा सकते हो कि एक साइड लिख दिया यहाँ पर चित्र रेखा, ठीक है, और दूसरी साइड लिख दिया सदिश। तो आप ऐसे मतलब ये ज़्यादा बेटर रहेगा कि आप ऐसे पॉइंट डालकर इन दोनों में अंतर भी दिखा पाओ। ठीक है, एक साइड लिख दिया चित्ररेखा के बारे में और दूसरी साइड लिख दिया सदिश आंकड़ा प्रारूप के बारे में। ठीक है, यह जीपीएस से सीधे प्राप्त आंकड़ों के लिए सर्वोत्तम है। नेक्स्ट पॉइंट डालेंगे, हालांकि इसकी प्रक्रिया जटिल है और इसमें ऊंचाइयों या कार्य क्षेत्र को प्रभावशाली ढंग से प्रदर्शित करना कठिन होता है। ये हम लिख देंगे सदिश में। ठीक है, तो ये वाला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। एक बार इसको आप एनसीईआरटी से लिखने की मतलब पहले उसको पढ़ना फिर लिखने की कोशिश करना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है भौगोलिक सूचना तंत्र जीआईएस के प्रमुख उपयोगों का वर्णन कीजिए। तो इसमें सबसे पहले जीआईएस के बारे में लिखेंगे कि भौगोलिक सूचना तंत्र का महत्व एवं उपयोग संसाधनों के संरक्षण और क्षेत्रीय नियोजन में तीव्रता से बढ़ रहा है। इसके मुख्य उपयोग निम्नलिखित क्षेत्रों में हैं। पहला क्षेत्र क्या लिखेंगे, वन संसाधनों का संरक्षण। तो इसके माध्यम से वनाग्नि मानचित्रण, जैव विविधता का संरक्षण, पर्यावरणीय प्रभावों का अध्ययन और वन आवरण मानचित्र तैयार किए जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इसमें डालेंगे कि जल संसाधन प्रबंधन, धरातलीय जल संसाधनों का मानचित्रण, बाढ़ से हुई हानि का मूल्यांकन, जल ग्रहण प्राथमिकता तय करने में यह सहायक है। थर्ड पॉइंट इसमें डालेंगे मृदा संसाधन, मृदा मानचित्रण, मृदा अपरदन का आकलन और लवणीय व क्षारीय मृदाओं के सुधार हेतु इसका उपयोग होता है। नेक्स्ट पॉइंट इसमें डालेंगे कृषि संसाधन, फसल क्षेत्र व उत्पादन का आकलन, सूखे का मूल्यांकन और फसल उत्पादन मॉडलों के विकास में जीआईएस का महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। जीआईएस महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। निष्कर्ष के रूप में लिख देंगे कि जीआईएस स्थानिक और गैर स्थानिक आंकड़ों की विश्लेषण द्वारा सटीक निर्णय लेने में मदद करता है। ये हो गया जीआईएस के बारे में। ठीक है,
तो इसी के साथ जो अपनी क्लास 12th की देखो, इसी के साथ अपनी क्लास 11th की जो दोनों बुक हैं वो कंप्लीट हो गई हैं, और क्लास 11th और 12th की जो प्रैक्टिकल की बुक हैं वो दोनों कंप्लीट हो गई हैं। मतलब जो जो टॉपिक उसमें दे रखे हैं अपने सिलेबस में, वो वाले, मैं पूरा सिलेबस की बात नहीं कर रही हूँ, जो अपनी एनसीईआरटी की बुक से जो सिलेबस कवर हो रहा था उन्हीं की बात कर रही हूँ। और जो क्लास 12th की बुक है उसमें से एक बुक हो गई है, अब एक बुक और बची है, उसको भी मैं फटाफट करवाने की कोशिश करूँगी, ठीक है। अगर आपको ये वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो अभी के लिए इतना ही, थैंक यू।